दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। ज्योग्राफी की ये क्लास नंबर 16 है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ये अपन लोग 3 तरह के नदी तंत्र होते हैं, अपन ने समझा था। एक होता है हिमालयी नदी तंत्र, वो अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें गंगा यमुना वगैरह पढ़ी थी। एक होता है सिंधु नदी तंत्र, जिसमें अपन ने सिंधु नदी की सभी सहायक नदियों के बारे में, सतलज, रावी, चिनाब, ब्यास, ये सब कल करा था। और आज अपन तीसरा नदी तंत्र जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है उसको अपन मस्त मज़े के साथ रट लेंगे साहब, आनंद आ जाएगा। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अपन लोग ये समझते हैं कि जो प्रायद्वीप होता है वो क्या होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जो इंडिया का साउथ इंडिया का हिस्सा है। इंडिया का मैप बनाओगे तो ऐसा कुछ करके नीचे साउथ में तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। यानी तीन तीन तरह से, एक, दो और तीन हिस्सों से जो चीज़ पानी से घिरी होती है उसको कहते हैं प्रायद्वीप। इंग्लिश में कहते हैं इसको पेनिनसुलर करके जो कहते हैं वो इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो 3 तरह से जो चीज़ घिरी है वो प्रायद्वीपीय हो जाएगा। इसका मतलब ये मामला साउथ इंडिया का है, दक्षिण भारत का है, ठीक है। साउथ इंडिया में जो नदियाँ बहती हैं उससे रिलेटेड चीज़ें समझेंगे। तो ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं यारों, वो पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ज़्यादातर, सभी नहीं, मतलब ज़्यादातर। और पश्चिमी घाट से निकलकर वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। किस में गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। ऐसा ज़्यादातर नदियों के बारे में होता है। लेकिन 2 नदियाँ इसकी अपवाद हैं, ये पहले मैं आपको समझा दूँ। एक है नर्मदा मैया और एक है ताप्ती मैया। ये दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ये 2 नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय भारत की जो अरब सागर में गिर जाती हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। बाकी पश्चिमी घाट की ज़्यादातर नदियाँ बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन ये 2 नदी हैं नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में से होकर गुजरती हैं। और ये हम पहले करा चुके हैं आपको पिछली क्लास में, ठीक है। तो आपको जब ये बात आई गई थी प्रायद्वीप की तो मैंने एक बार रिवीजन करा दिया आपको। ये हम पहले लिख चुके हैं, आप पुरानी वीडियोज़ में ये चीज़ हो चुकी है। जो पश्चिमी घाट से निकल कर, ठीक है, ज़्यादातर, मतलब यहाँ एक वर्ड और लिख लो कि ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी, ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है। ऐसे एक वो बना लो फिगर जैसा कि जिससे आप ये पहले लिख ही चुके हो, तो दोबारा से क्या पूरी कथा लिखने की आवश्यकता तो है नहीं है। तो पश्चिमी घाट से निकलकर गिरती कहाँ पर है? ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब यहाँ ऐसे लिख लो अपवाद। इससे आपको, क्योंकि लिख चुके हो तो दोबारा वो एक ही चीज़ क्या लिखोगे? अपवाद कौन सा हो गया? नर्मदा मैया और ताप्ती मैया, जो कहाँ गिरती हैं? ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में, ओके। नर्मदा और ताप्ती मैया अरब सागर में गिरती हैं। और ये अपवाद है प्रायद्वीपीय नदियों में, क्योंकि ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियाँ तो पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है इसका यहाँ कारण लिख लो। कारण इसलिए लिख लो क्योंकि ये नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। और रिफ्ट घाटी में कैसे बहती है ये हम पहले करा चुके हैं, पूरा मैंने चित्र बना के समझाया था, ठीक है। क्लास नंबर, जब हमने ये प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में और सारी चीज़ें बताई थी, जो पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय तंत्र सब बताया था, तब मैंने सब समझाया था आपको। तो ये नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया, ये इसका रीज़न है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली कि ज़्यादातर पश्चिमी घाट से निकलती हैं प्रायद्वीप की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। लेकिन 2 एक्सेप्शनल केस हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में गिरती हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। आगे देखो साहब, अगला देखते हैं। अब आपने देखो एक नदी देखी थी हिमालय की नदियाँ, जिसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, हिमालयी नदी तंत्र। एक आप देख रहे हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। तो ये जो 2 नदी तंत्र अलग अलग हैं, इसमें ये जो प्रायद्वीपीय वाला है ना, वो ज़्यादा पुराना है, ठीक है। कुल मिलाकर दोस्तों इसमें पूरा अंतर भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अंतर बताओ। तो 2-3 स्टेटमेंट में ये आ जाता है। तो पहले हम अंतर ही समझा देते हैं आपको, ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। एक तरफ हिमालयी नदी तंत्र है,
ये कभी कभी क्या होता है ना, यूपीएससी में या पीसीएस में भी अब चीज़ें कठिन आने लग गई हैं। और एक तरफ आपका प्रायद्वीपीय नदी है, तो इनमें क्या होता है ना, स्टेटमेंट वाइज चीज़ें आ जाएंगी कि हिमालयी नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियों से इस प्रकार भिन्न है कि ये, तो आपको फिर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं आपको पूरा अच्छे से अंतर बता देता हूँ। एक तरफ हिमालयी नदियाँ, एक तरफ प्रायद्वीपीय नदियाँ, और ये अंतर है इन दोनों में। क्या क्या अंतर है देखो, ऐसे आप जैसे बचपन में बना लेते थे इस तरीके से कि एक तरफ ये, एक तरफ इसके बारे में लिखेंगे, एक तरफ इसके बारे में लिखेंगे, जिससे कि अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो हिमालय की नदियां हैं, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, यमुना हो गई, तो इनकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा है। जैसे गंगा मैया लंबी नदी हैं, 2525 किलोमीटर की हैं। ब्रह्मपुत्र मैया भी बहुत लंबी है ना, ऐसे सब बहुत लंबी लंबी नदियां हैं। तो लेकिन हिमालयी नदियां तो लंबी हैं, प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत कम लंबी हैं। ठीक है, कम लंबी है ये, पहला अंतर तो यही हो गया। दूसरा, अगर ये लंबाई इनकी ज़्यादा है, इसका मतलब है इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र होगा, यानी जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया में बता ही चुका हूँ पहला क्या होता है, तो जो जल ग्रहण क्षेत्र होगा वो भी अधिक होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई लंबाई ज़्यादा है। जो नदी जितनी लंबी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, इसका जल ग्रहण क्षेत्र कम हो जाएगा, है ना। ये तो सिंपल आप समझ ही रहे हो, जल ग्रहण क्षेत्र कम हो जाएगा। ये जो नदी हैं, हिमालय नदी, ये 12 महीने तक बहती हैं, मतलब 12 मासी नदी हैं। अब तुम सोचोगे 12 महीने तक तो क्या प्रायद्वीपीय नदियाँ के बीच बीच में गायब हो जाती हैं? हाँ, बीच बीच में गायब हो जाती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। और क्या है, हिमालय की जो नदियाँ हैं वो 12 मासी नदी हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनको जो जल की प्राप्ति होती है, यानी जो पानी इनको प्राप्त होता है वो कैसे होता है? एक तो ये बर्फ़ से हो जाता है, जो ग्लेशियर होते हैं ना, ग्लेशियर, वहाँ से भी तो इन्हें वाटर मिल रहा है भाई। इनको 12 मासी नदियाँ क्यों हैं? क्योंकि जैसे गंगा मैया है, इनका पानी कहाँ से आ रहा है? गंगोत्री ग्लेशियर से आ रहा है ना। जैसे यमुना मैया है, इनका पानी कहाँ से आ रहा है? यमुनोत्री ग्लेशियर से आ रहा है। इसका मतलब इन्हें पानी जो है वो ग्लेशियर से मिल रहा है, बर्फ़ से मिल रहा है। तो एक कारण तो इसलिए है, हमेशा पानी इनके पास हमेशा पानी इसलिए रहता है क्योंकि इन्हें पानी सिर्फ बारिश पे डिपेंड नहीं है। बारिश जो होती है उसी से ही 12 मासी नदियाँ, मतलब बारिश जो होती है उसी पर ही ये हिमालय की नदियाँ निर्भर नहीं है। इनको पानी के लिए सिर्फ वर्षा पर निर्भर नहीं है रहना पड़ता, बल्कि इन्हें ग्लेशियर से भी पानी मिल जाता है। इसलिए इनमें हमेशा पानी की जो है प्राप्ति अच्छे से होती रहती है, कमी नहीं पड़ती। तो एक तो ग्लेशियर यानी कि हिम, यानी बर्फ़, आइस, ठीक है, हिम के कारण इनको प्राप्ति होती रहती है। ठीक है, और दूसरा है ना, वर्षा तो होती होती है, बारिश तो होती है। तो ये हिम और वर्षा दोनों इन्हें मिलती हैं, इसलिए इनमें 12 महीने पानी खूब प्रचुर मात्रा में रहता है। ओके, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ये 12 मासी न होकर मौसमी होती हैं, सीजनल होती हैं। ये मौसमी नदियाँ हैं। मौसमी नदियाँ का मतलब ये है कि ये इनका स्रोत सिर्फ और सिर्फ पानी है, वर्षा है। ठीक है, जो इनका स्रोत है वो सिर्फ बारिश है, और जब बारिश होगी तब इनमें पानी ज़्यादा हो जाएगा, जब बारिश नहीं होगी तो फिर नाम मात्र का पानी रह जाता है। तब ये नदी की जगह बस ऐसा लगता है कि अरे, ऐसा लग रहा है कि कभी ऐसा लगता था उस, मतलब नदी जब थोड़ी सूख जाती है, वहाँ पे पानी बरस रहा है तब तक तो पानी है, और जैसे ही पानी बरसात खत्म होती है तो ये सूख जाती हैं। या तेज़ गर्मी पड़ी है ना, गर्मी पड़ रही है बहुत, तो गर्मी के कारण भी तो पानी सूख जाता है, तो गर्मी के कारण भी सूख जाती हैं। ठीक है, सूखी मतलब गर्मी के कारण सूख जाती हैं, ये सच बात है। ठीक है साहब, तो ये जबकि गंगा मैया होती हैं वो 12 महीने बहेंगी। हाँ, हो सकता है कि पानी थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाए, कि भाई जून जुलाई अगस्त में पानी बरसात हो रही है तो साहब बाढ़ आ गई, पानी बहुत हो गया, और अप्रैल मई में तेज़ गर्मी पड़ती है तो पानी कुछ कम हो गया, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन इतना भी कम नहीं होता कि लोग उसमें नाव ना चल सके, नाव खूब चलेगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो अप्रैल मई में पानी नाव के बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाता है यहाँ दक्षिण भारत की नदियों में। ठीक है, ये भी अपन ने समझ लिया। और देखो अंतर क्या है, और जो मेन अंतर है दोस्तों वो क्या होता है, जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो अपना रास्ता बदल देती हैं, मार्ग जो है बदल देती हैं, तभी तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ कैसे आती है?
कोई मान लो बाढ़ कहाँ कैसे आती है, जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है, आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट में हर साल बाढ़ आती है। असम में, नागालैंड में खूब पानी ब्रह्मपुत्र के कारण पानी से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, कोसी नदी से कारण बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो क्या होता है कि ये इनका मान लो रास्ता तो ऐसे था, लेकिन ब्रह्मपुत्र मैया इनका अचानक से मन बदल गया और ऐसे घुस गई इधर। इधर जो है मैदान था, मैदानी इलाके में घुस गई जहाँ लोग रहते थे, आबादी थी। इसका मतलब है ये जो इन्होंने रास्ता बदला, ये जो अपना इन्होंने एंगल बदल लिया, इसको कहते हैं विसर्प। यानी अपना एक नया रास्ता बना लिया। सांप होता है ना, ऐसे 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 चलता है, यूं 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 करके। इसका मतलब है कि इन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, इसको कहते हैं विसर्प। यानी मार्ग बदलती हैं और विसर्प का निर्माण करती हैं। ठीक है, विसर्प का निर्माण करती हैं कौन? हिमालय तंत्र की नदियाँ। जबकि जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, वो उनमें पानी ज़्यादा ही नहीं रहता, तो बेचारी क्या मार्ग बदलेंगी। मौसम में तो पानी मिलता है, बस बारिश बरसती है तो पानी होता, नहीं तो पानी नहीं है तो फिर घंटा मार्ग बदल लेंगी। ठीक है, तो मार्ग नहीं बदलती और ना ही विसर्प का निर्माण करती हैं। ठीक है, मार्ग भी नहीं बदलती और विसर्प का निर्माण भी नहीं करती। क्लियर है? पूरा अंतर समझ गए दोनों चीज़ों का? ओके। अब देखो ये जो नदी है हिमालय की नदी, ये हिमालय की नदियाँ मतलब वैसे तो ऐसा तो है नहीं कि खूब अभी इनका जन्म हुआ, गंगा मैया तो कब से बह रही हैं, ब्रह्मपुत्र तो कब से बह रही हैं, लेकिन फिर भी जो हिमालय की नदियाँ हैं इनकी कंपैरिजन में ये वाली जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये पुरानी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, मतलब बहुत पहले की हैं। मतलब गंगा मैया से पहले की ही अगर दो नदियों की कंपैरिजन किया जाए तो प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादा पुरानी हैं, ये अभी उतनी पुरानी नहीं है। हालांकि ऑलरेडी बहुत समय हो गया, ऐसा नहीं है कि इनका जन्म आज ही हुआ हो। अब दो लोग हैं, दोनों में इनकी उम्र ज़्यादा है, इनकी उम्र कम है। ठीक है, ओके। तो ये यानी जो हिमालय की नदियां हैं वो एक तरह से नवीन हैं, और जबकि ये हैं ये प्रौढ़ावस्था में आ चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं। प्रौढ़ावस्था जैसे बुढ़ापा, ठीक है, बूढ़ी हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं। ओके, ये भी आपको मैंने समझा दिया। अंतर तो कुछ भी आ सकता है ना, एक स्टेटमेंट वाइज आ जाए कि हिमालय की नदियाँ इनकी प्रायद्वीपीय नदियों से पुरानी है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब देखो साहब, अब एक चीज़ ये समझो आप कि जो नदी 12 मासी है और जो नदी मौसमी है, तो अगर नाव चलानी हो तो इसमें ज़्यादा चल जाएगी या इसमें ज़्यादा चल जाएगी? भाई जाहिर सी बात है, तो नदी सूख जाती है तो फिर नाव काहे में चलेगी? हवा में। जब सूख गई तो रेत में थोड़ी ना चलेगी। तो नौ संचालन किस तंत्र के लिए ज़्यादा बेहतर होगा? इसके लिए। ठीक है, तो ये वाली बात भी लिख लो कि साहब नौवहन मतलब होता है नाव वगैरह यात्रा। ठीक है, वाटर हाईवेज। और सिंचाई किस तंत्र से ज़्यादा हो जाएगी? जहाँ पानी ज़्यादा है, तो पानी हिमालय वाले में ज़्यादा है। ये तो नदियाँ प्रायद्वीपीय वाली नदियाँ तो सूख जाती हैं। तो नौवहन तंत्र और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुकूल। सही बात है कि नहीं? अगर सिंचाई तो तभी होगी जब पानी ज़्यादा होगा, पानी इनमें 12 महीने रहता है। तो सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुकूल। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कम अनुकूल रहेगा। नौवहन तंत्र और सिंचाई के लिए कम अनुकूल। आपने ये वाली बात भी बहुत अच्छे से समझ ली। आगे साहब, ओके, आगे देखो, ये जो नदियाँ हैं हिमालय वाली, ये बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है पता है? वो पंजे जैसी आकृति होती है। हाथ का पंजा होता है, हाथ का पंजा, हाथ, अब मैं हाथ का कैसे बनाऊँ? हाथ का जो पंजा होता है वैसी आकृति होती है, त्रिभुजाकार सी। ठीक है, उसको कहते हैं डेल्टा। जैसे आपने सुंदरी डेल्टा का नाम सुना होगा, तो ये डेल्टा बनाती है, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। हिमालय नदी की जो तंत्र है वो बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। और जो छोटा ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये या तो छोटे डेल्टा बनाती हैं, बड़े डेल्टा नहीं बना पाती, छोटे डेल्टा बनाती हैं, या फिर ये एस्चुरीज बनाती हैं, ज्वार नंदमुख। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्वार नंदमुख, ज्वार नंदमुख, एस्चुरीज उसको इंग्लिश में कहते हैं। ये भी डेल्टा जैसा ही होता है, लेकिन ज्योग्राफी में इसका अपना एक टर्म है। तो भाई बहुत डेप्थ में तुम समझो कि ज्वार नंदमुख क्या होता है। होता बिल्कुल डेल्टा जैसा है, लेकिन कुछ बेसिक अंतर है इसमें।
इसको इंग्लिश में एस्चुरीज कहते हैं। ठीक है, एस्चुरी, ज्वार नदमुख या एस्चुरी। तो एस्चुरी बनाती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, या फिर छोटा ही डेल्टा बनाएंगी, जबकि हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ बड़ा ही बड़ा डेल्टा बना देती हैं, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या तो छोटा डेल्टा बनाएंगी या फिर एस्चुरी बनाएंगी। और एस्चुरी बनाने वाली दो नदियाँ बहुत फेमस हैं, एक है नर्मदा मैया और एक है ताप्ती मैया। अभी बताया था कि नर्मदा मैया, ताप्ती मैया एक्सेप्शनल केस हैं, अपवाद हैं, जो बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में गिरती हैं, और नर्मदा और ताप्ती यही दोनों नदियां अपवाद स्वरूप छोटा डेल्टा ना बनाकर ज्वार नंदमुख बना देती हैं, एस्चुरी बना देती हैं। ठीक है साहब, ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। ठीक है, आगे एक दो अंतर और हैं, वो भी बेसिक अंतर अपन समझ लेते हैं। जो हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, ये जो है मतलब घाटी होती है, घाटी, गहरी घाटी का निर्माण करती हैं। घाटियाँ होती हैं वैलीज, घाटियाँ, तो गहरी घाटी, घाटी गलत लग गया ना, अब से गहरी घाटी और गोर्ज का निर्माण करती हैं। गोर्ज मतलब होता है गुफा जैसा, जैसे नदी आप जा रही है तो एकदम से बहुत घाटी सी आ गई, गोर्ज मतलब एक छोटा सा, ऐसा लगेगा छोटी सी गुफा सी आ गई। ठीक है, वैली कहते हैं उसको, और गोर्ज कहते हैं उसको। ठीक है, छोटी सी गुफा सी बन जाती है एक। तो हिमालय नदी तंत्र ना कुछ कुछ गहरी घाटियाँ बना देता है कभी कभी, और कभी कभी गोर्ज भी बना देता है, गोर्ज का निर्माण करती हैं। ठीक है, गोर्ज का निर्माण करती हैं हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ, गहरी घाटियाँ का भी निर्माण कर देती हैं और गोर्ज का भी निर्माण कर देती हैं। और इधर जो होती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, वो इस तरह का निर्माण नहीं करती। ठीक है, घाटियों और गोर्ज का निर्माण नहीं कर पाती, क्योंकि पानी नहीं रहता है इनमें। घाटियाँ बनाएंगी, 2-4 महीना नदी चलती है, 12 मासी तो है नहीं प्रायद्वीपीय नदी। बरस इधर बारिश खत्म होती है, दिन में पानी खत्म हो जाता है, पानी नहीं है तो फिर का घंटा का घाटियाँ वाटियाँ बना देगी, है कि नहीं। तो घाटियाँ और गोर्ज का निर्माण नहीं करेगी, निर्माण नहीं करेगी। ठीक है, कौन सी, गहरी घाटी और गोर्ज का निर्माण कर देती हैं हिमालयी नदी तंत्र, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र घाटियों और गोर्ज का निर्माण नहीं करती हैं। ये भी आपने समझ लिया। एक और वो होता है अंतर, वो भी देखो। जो हिमालयी नदी तंत्र है, जो अपना हिमालयी नदी तंत्र है, ये पूर्ववर्ती है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती को इंग्लिश में कहते हैं एंटीसीडेंट, बताया था, याद करो, इसी टॉपिक में पहली क्लास में ये बताया था। ये पूर्ववर्ती नदी क्या होता है, एंटीसीडेंट, मतलब अपने ढाल का, जो ढाल है इनका, उसका ये उसको फॉलो नहीं करती, जहाँ इच्छा होती है वहाँ घुस जाती है जाके। एंटीसीडेंट बताया था कि नहीं बताया था। तो एंटीसीडेंट रिवर हैं ये, यानी कि ढाल का निर्माण नहीं करती। एंटीसीडेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन बता चुके हैं बहुत, मतलब ये जो नदियों वाला टॉपिक शुरू हुआ था उसका पहले ही जो टॉपिक था नदियों वाले में, मैंने यही कराया था, एंटीसीडेंट रिवर्स, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स, ये सब कराया था। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो अनुवर्ती नदी होती हैं, और अनुवर्ती नदी भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट्स रिवर्स, कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। कॉन्सिक्वेंट रिवर्स याद आ रहा है क्या होता है? अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है ना, तो अपने थप्पड़ मार लेना एक गाल पे, क्योंकि अगर तुम इस लेवल पर सिर्फ पढ़ते ही चले जा रहे हो, तुम्हें याद ही नहीं है कि अनुवर्ती नदी क्या होती थी, पूर्ववर्ती नदी क्या होती थी। मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, इसी अभी क्लास नंबर शायद 9-10 नंबर में बताया होगा, कि जो नदी ढाल को फॉलो करती है, अपना खुद का ढाल फॉलो करती है, वो होती है अनुवर्ती नदी, यानी कॉन्सिक्वेंट रिवर्स। और जो नदी अपने ढाल को फॉलो नहीं करती, बल्कि हिमालय की नदी जो ढाल को फॉलो ही नहीं करती, उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। ये ढाल को फॉलो नहीं करती हैं, ये ढाल को फॉलो करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता चुका था मैं। इस तरीके से दोस्तों आपने काफ़ी कुछ अंतर समझ लिए। कौन कौन से समझे मैं आपको बता रहा हूँ। लंबाई इसकी अधिक है, हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियों में इसकी लंबाई ज़्यादा है, जबकि इसकी लंबाई कम है प्रायद्वीपीय की। अब लंबाई ज़्यादा है, इसका मतलब है इसका जो वाटर एरिया है, कैचमेंट एरिया है, जलग्रहण क्षेत्र है, वो ज़्यादा है, और इधर जलग्रहण क्षेत्र कम है। 12 मासी नदियाँ होती हैं, यानी 12 महीने इनमें पानी रहता है, क्योंकि ये इन्हें पानी के लिए एक तो ग्लेशियर से पानी मिल जाता है, और एक इन्हें बरसात से पानी मिल जाता है। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो
बारहमासी नहीं है, वो मौसमी नदियाँ हैं, सीजनल रिवर्स हैं, क्योंकि इनके लिए सिर्फ और सिर्फ बरसा यानी बारिश ही एकमात्र सोर्स है। और गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो इन नदियों की टाँय टाँय फुस हो जाती है, पानी एकदम सूख जाता है इनका। ये जो हिमालय नदी तंत्र है इसमें मार्ग ये अपना बदल देती है, मैंने बताया था ऐसे ऐसे करके कि यहाँ ये बह जाएगी, रास्ता बदल देती है, ढाल को फॉलो नहीं करती ना, इसलिए रास्ता बदल देती हैं और विसर्प का निर्माण कर देती हैं। विसर्प का मतलब होता है कि अपना खुद एक आइटम अलग से निकाल लिया इनने, मतलब नदी ऐसे बहना चाहिए था लेकिन नदी न बही, तो यहाँ इन्होंने एक अपना खुद का इधर छोटी सी तलैया सी बना ली अपने पानी से, इसको कहते हैं विसर्प। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों में पानी ज़्यादा नहीं होता तो घंटा रास्ता बदलेंगी, पानी नहीं है तो का रास्ता बदलेंगे, पानी नहीं है तो का विसर्प बना है। ये नदियाँ कुछ थोड़ी नवीन हैं और ये नदियाँ पुरानी हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है, पानी ज़्यादा रहता नहीं तो बुढ़ापे में ही आ गई, जवानी ही नहीं है पूरी, पानी नहीं है तो जवानी ही नहीं है। ठीक है, अब पानी हिमालयी नदी तंत्र में तो पानी ज़्यादा था, इसका मतलब है नाव खूब चलेगी, सिंचाई के लिए पानी मिलता रहेगा। जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में पानी नहीं है तो फिर नाव चलेगी, कहाँ से सिंचाई होगी, तो फिर ये सिंचाई और नाव के लिए कम अनुकूल है। हिमालयी नदी तंत्र में बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं, जैसे सुंदरी डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा है ना एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये हिमालयी नदी तंत्र से है सुंदरवन डेल्टा। जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ छोटे डेल्टा बना पाती हैं, बड़े डेल्टा नहीं बना पाती। और नर्मदा और ताप्ती तो ऐसी हैं जो डेल्टा ही नहीं बनाती बल्कि ज्वार नंदमुख यानी एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है, गहरी घाटी और गोर्ज का निर्माण कर देती हैं, पानी खूब है, इतना पानी है कि घाटियाँ भी बना देती हैं, गोर्ज मतलब छोटी सी गुफा सी होती है वो भी बना देती हैं। जबकि प्रायद्वीप की भारत की नदियों में पानी नहीं है तो कहाँ घाटियाँ बना देंगी, कहाँ से गोर्ज बना देंगी। एंटीसीडेंट रिवर्स है हिमालय नदी तंत्र, इसका मतलब है कि ये अपने ढाल को फॉलो नहीं करती, और ये हिमालयी नदी तंत्र अनुवर्ती नदी हैं, इसका मतलब है ये ढाल को फॉलो करती हैं। एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट रिवर सिस्टम, ये आपने पूरा दोनों का अंतर समझ लिया बहुत अच्छे से। अगर पीसीएस मेंस हो, आपका आईएएस मेंस हो और उन दोनों में अंतर पूछा जाए तो आप बहुत अंतर लिख दोगे, इतने सारे अंतर बता दिए मैंने। ठीक है, आगे देखते हैं, मैं पूरी चीज़ें करा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है वितरिका, ठीक है, टर्म होते हैं अलग, ये अंतर नहीं है, ये अलग चीज़, अंतर तो यहीं खत्म हो गया, ये दो अलग चीज़ बता रहा हूँ मैं। वितरिका को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी। और एक आपका अंतर होता है, एक टर्म होता है सहायक नदी। दो ये टर्म होते हैं नदी से संबंधित, सहायक नदी को इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब्यूटरी रिवर्स। ठीक है, अब इन दोनों में भी अंतर समझ लो, ये एक बार आईएएस में इन दोनों में स्टेटमेंट वाइज अंतर पूछा जा चुका है, और एक बार पीसीएस मेंस में जब पहले ऑब्जेक्टिव होता था तो जियोग्राफी में ये पूछा भी गया था कि इनमें क्या अंतर है, स्टेटमेंट वाइज आ गया था कि वितरिका ये होती है, सहायक ये होती है, बताओ, फंस गए थे लोग। तो मैं आपको आज क्लियर करा देता हूँ। जैसे मान लो गंगा नदी बह रही है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये साहब गंगा नदी यहाँ से बह रही है, अपने आराम से बहती चली जा रही है, बहती हवा साथ थामे। ठीक है साहब, अब क्या हुआ, गंगा नदी बह रही थी और इसी नदी से एक छोटी नदी अपनी, मतलब इसका पानी एक जगह और इकट्ठा हो गया। ठीक है, ये गंगा नदी बह रही थी लेकिन यहाँ कुछ एकदम से कोई ऐसा मोड़ सा आया कि इसका कुछ पानी अलग अलग बहने लग गया और बाकी नदी अपने आगे जाने लगी, लेकिन कुछ पानी इधर निकलने लगा। ऐसा होता है जैसे आपने पाइप देखा हो, पाइप होता है, पाइप में पानी बहता है पाइप में, लेकिन पाइप एक जगह से फट जाए तो पाइप में से उस फटे हुए जो हिस्से से पानी निकलता है और बाकी पानी आगे निकलता चला जाता है। तो कुछ पानी जब यहाँ से छेद हो गया, पाइप में फट गया, तो यहाँ से पानी निकल जाता है। ऐसे गंगा नदी में भी थोड़ा सा छेद होता है, तो कुछ जो है इसका पानी इधर अलग निकल जाता है और कुछ अपना पूरा बाकी बचा हुआ पानी गंगा नदी के हिसाब से बहता चला जाता है आगे। तो मुख्य नदी, यानी मुख्य नदी कौन सी थी, गंगा नदी, मेन मुख्य नदी से निकलकर एक छोटा सा हिस्से से पानी निकलता गया और यहाँ पे भी एक छोटी नदी बन गई। इतना पानी अपने आप में निकलने लग गया यहाँ से कि यहाँ एक छोटी सी नदी सी बन गई, छोटी नहर सी बन गई, और उस छोटी सी नदी को कहते हैं दोस्तों ज्योग्राफी की लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स, वितरिका नदी। ठीक है, जबकि सहायक नदी क्या होती है, सहायक नदी ये होती है कि एक है ये गंगा नदी, ठीक है, ये अपनी बहती चली जा रही है,
आराम से मस्त मुस्कुराते हुए। एक दूसरी है यमुना नदी, यमुना मैया, ये अपनी अलग बह रही है आराम से मस्त मुस्कुराते हुए। और एक जगह ऐसा आया कि यमुना नदी गंगा नदी में मिल गई, भाई इनका मिलन गंगा नदी से हो गया, तो ये क्या हो गया, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी हो गई। कि जब कोई छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है, छोटी नदी बड़ी नदी में मिल जाती है, छोटी नदी यमुना छोटी हो गई, बड़ी गंगा हो गई, तो छोटी नदी जब किसी बड़ी नदी में मिल जाती है तो उस छोटी नदी को, यानी उस छोटी नदी को बड़ी नदी की सहायक नदी कहते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? अब लिख लो चलो, क्योंकि अंतर समझ गए तो अब लिख लो। डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरिका कौन सी बताई थी मैंने, कि बड़ी नदी से कोई छोटी नदी निकल गई, ठीक है। तो लिखो वितरिका में कि मुख्य नदी से, मुख्य नदी मतलब बड़ी नदी, मेन नदी, मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी। एग्जाम्पल दूँ मैं आपका, मैंने आपको बताया भी था गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक जगह पे पहुंचती है तो दो हिस्सों में बट जाती है। एक हुगली नाम से बट जाती है हुगली ज़िले में, और एक आपका भागीरथी नाम से बांग्लादेश में चली जाती है। बताया था ये सारी चीज़ें कि एक साथ बांग्लादेश में चली जाती है, भागीरथी नहीं सॉरी, मतलब बांग्लादेश में चली जाती है, ये बताया था मैंने। तो बताया नहीं था गंगा नदी के तंत्र के बारे में। देखो तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा तो मैं दिखाऊं, सबूत के साथ बात होगी साहब, सबूत के साथ। देखो 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 देखो, इसी में मैं यही तो नोट्स में बनाते चले जा रहा हूँ, मेरे भी नोट्स तैयार हो जाते हैं ऐसे। देखो ये हिमालय नदी तक गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा, जे देखो जे यह सबूत, गंगा नदी है, पश्चिम बंगाल में फरक्का है, तो पश्चिम बंगाल में देखो हुगली में है ना, हुगली में, तो इसका मतलब है कि मुख्य नदी गंगा नदी थी, यहाँ से छोटी सी नदी एक पश्चिम बंगाल में हुगली नाम से चली गई, और बाकी नदी बांग्लादेश में गंगा के हिसाब से बहती चली गई। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। तो ये हुगली क्या हो गई, हुगली में ये हुगली ही नाम हो जाता है इसका, ये यहाँ लिखना भूल गया मैं आपको, दोबारा बता दे रहा हूँ। हुगली में अलग हुई और हुगली इसका नाम हो गया। तो गंगा नदी से, बड़ी नदी से छोटी नदी निकल गई हुगली नाम की, इसी को कहेंगे वितरिका, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, वितरिका। सबूत देना पड़ता है क्योंकि तुम रिवीजन करोगे नहीं, जब तक तुम्हें लठियाँ पड़ेंगी नहीं, 2-4 सुताई तुम्हारी होगी नहीं, तब तक तुम रिवीजन करोगे नहीं है? फिर तुम पेपर में रोओगे हाय दैया जी का हैगा, हाय दैया। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, गंगा नदी से हुगली नदी का निकलना, ठीक है। ये गंगा नदी से हुगली नदी कहाँ निकलती है, पश्चिम बंगाल में फरक्का में, पश्चिम बंगाल के फरक्का में। अब आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया पूरा कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, कि जो बड़ी नदी से छोटी नदी निकल गई वो हो गई डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरिका। सहायक नदी क्या होती है, कि मुख्य नदी में मिलने वाली छोटी नदी, ठीक है, मुख्य नदी में मिलने वाली छोटी नदी वो हो जाती है सहायक नदी वाली, छोटी नदियाँ वो क्या हो जाती हैं, सहायक नदियाँ, ठीक है। जैसे गंगा के लिए एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा, जैसे गंगा के लिए कौन सी सहायक नदियाँ हैं, खूब सारी हैं, सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, यमुना नदी सहायक नदी है ना, ऐसे बहुत सारी हैं। तो ये इनके क्या हो जाएंगी, सहायक नदियाँ। ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम धीरे धीरे आपको करा रहे हैं, ये सारा सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो ये नदी तंत्र है। इसके बाद टॉपिक बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, फिर टाइम नहीं लगेगा, यही टाइम टेकिंग टॉपिक है। इसके बाद तो चीज़ें धीरे धीरे बहुत कम, मतलब बहुत जल्दी हो जाएंगी, ठीक है। अब चलो आप क्वेश्चन बताओ एक बहुत बढ़िया, कि गोमती नदी है, जो गोमती नदी, इसका उद्गम यूपी के किस जिले से होता है, यूपी के किस जिले से होता है और किस झील से होता है। एक झील से इसका उद्गम होता है गोमती नदी का, तो यूपी में होता है, ये बात सच है। किस जिले में होता है ये बताओ, और कौन सी झील है जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। हंसते मुस्कुराते हुए दोस्तों आधा घंटे की क्लास लेते हैं, क्योंकि देखो आप भी बहुत और भी सब्जेक्ट पढ़ो और मेरे को भी आपके लिए और भी चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। मेरे मतलब जैसे मैं करंट अफेयर्स का टेस्ट चल रहा है उसको भी रिकॉर्ड करता हूँ,
पैट की प्रैक्टिस चल रही है उसको भी रिकॉर्ड करता हूँ। बहुत सा टाइम मतलब मेरे ऊपर भी थोड़ा जिम्मेदारी है, तो मैं बहुत लंबी क्लास ले नहीं पाता। करंट अफेयर्स की क्लास भी आपकी रिकॉर्ड करनी है ना, तो जिम्मेदारी है मुझ पे भी, ऑफिस भी निभाना है, ऑफिस भी तो जाना है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन यही करना है, ऑफिस की भी बहुत जिम्मेदारी है। ठीक है, स्माइल मारते हुए शुक्रिया।